just playing. It's okay. It's okay. हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया पिछले वीडियो पे अपना प्यार लुटाने के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो पे काफी अच्छा आप लोगों का रिस्पांस देखने को मिला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे एक्साइटेड वीडियो। हॉलीवुड जोकी प्रेजेंटिंग ओल्ड। फिल्म शुरू होती है और सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है कापा फैमिली से। इस फैमिली में 11 साल की मैडॉक्स और 6 साल का बच्चा ट्रेंट होता है। इनके पेरेंट्स गाय और प्रिस्का होते हैं। ये सभी फैमिली वेकेशन के लिए एक फैंसी रिसोर्ट पर जा रहे होते हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट प्रिस्का ने ऑनलाइन देखा होता है। अब जब ये लोग रिसोर्ट पहुंचते हैं तो रिसोर्ट का मैनेजर इनका वेलकम करता है और साथ ही इनको स्पेशल ड्रिंक भी ऑफर की जाती है जो स्पेशली इनके लिए ही बनवाई गई होती है। ये रिसोर्ट बहुत ही खूबसूरत और आलीशान होता है और साथ ही नेचर से पूरी तरह से भरा होता है। पूरी कापा फैमिली यहाँ आकर बहुत खुश होती है। रिसोर्ट में ट्रेंट की दोस्ती एक बच्चे से हो जाती है जिसका नाम इडलिब होता है। रिसोर्ट का मैनेजर इस बच्चे का अंकल होता है। ये बच्चा ट्रेंट को एक स्पेशल कोडिंग में मैसेज करना सिखाता है और साथ ही ये दोनों काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। वैसे कारा फैमिली के अलावा और भी लोग इस रिसोर्ट में आए होते हैं। यहाँ चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है अपनी फैमिली के साथ आया होता है, जिसमें उसकी खूबसूरत बीवी क्रिस्टल, छोटी बच्ची कैरा और एक उम्रदराज माँ और एक कुत्ता साथ होता है। हम देखते हैं कि चार्ल्स की बीवी क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी की बीमारी होती है, इसलिए वो लंच में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम वाला खाना ऑर्डर करती है। साथ ही एक कपल भी यहाँ घूमने आया होता है। रिसोर्ट में जब ये सभी लोग लंच कर रहे होते हैं तभी अचानक इस कपल्स में से लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता है, जिसमें चार्ल्स जो कि एक डॉक्टर है इनकी मदद करता है। वैसे इस लड़की का बॉयफ्रेंड जरीन भी एक नर्स होता है। आगे हम देखते हैं कि रिसोर्ट मैनेजर केपा फैमिली के पास जाता है और एक प्राइवेट बीच के बारे में बताता है और कहता है कि हम अपने स्पेशल गेस्ट्स को ही इस बीच पर भेजते हैं, लेकिन मुझे आपकी फैमिली बहुत पसंद आई है, इसलिए अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को वहां घुमाने का इंतजाम कर सकता हूं और इससे आपकी ये ट्रिप यादगार हो जाएगी। प्रिसिका मैनेजर से कहती है कि यही तो हम चाहते हैं। दरअसल प्रिसिका के पेट में एक छोटा ट्यूमर था और उसको लगता था कि शायद वो बहुत लंबा नहीं जी पाएगी, इसलिए वो बहुत जल्द अपने पति से अलग होकर एक नई जिंदगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जीना चाहती थी। लेकिन इन सब के पहले वो अपनी फैमिली के साथ आखिरी बार एक यादगार टाइम बिताना चाहती थी, जिसके लिए उसने इस वेकेशन को प्लान किया होता है। अब रिसोर्ट मैनेजर एक वैन से उनको इस प्राइवेट बीच पर भेजता है। इस ग्रुप में केपा फैमिली और डॉक्टर चार्ल्स की फैमिली होती है। जब ये लोग बीच पर पहुंचते हैं तो वैन का ड्राइवर इनको बहुत सारा खाना देता है। गाय ड्राइवर से बोलता है, इतने खाने की क्या जरूरत है, ये तो बहुत ज्यादा है। ड्राइवर कहता है, आपके साथ 3 बच्चे भी हैं और बच्चों को ज्यादा भूख लगती है। काफी ज्यादा सामान होने के कारण ये लोग वैन ड्राइवर से सामान को बीच तक कैरी करने के लिए बोलते हैं, जिस पर ड्राइवर कहता है, बीच यहीं पास ही तो है, आप लोगों को बस थोड़ा ही जाना है, शाम 5 बजे मैं आपको यहीं लेने आऊंगा, किसी और चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। फिर वो ड्राइवर वहां से वैन लेकर चला जाता है। अब ये दोनों फैमिली चट्टानों के रास्ते से होते हुए बीच पर पहुंचती है, जहां एक आदमी पहले से ही मौजूद होता है। दरअसल ये आदमी भी अपनी एक दोस्त के साथ बीच पर आया होता है। इस आदमी की नाक से खून आ रहा होता है। इसकी दोस्त समुद्र में नहाने गई होती है। मैडॉक्स इस आदमी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये आदमी एक मशहूर रैपर होता है। दोनों फैमिली अपने लिए टेंट वगैरह का बंदोबस्त करती है। बच्चे आपस में मिलकर रेत में खेल रहे होते हैं और ट्रेंट पानी में नहाने जाता है। एक चट्टान के पास जब वो नहा रहा होता है तो उसको वहां एक बॉडी मिलती है। ट्रेंट उसको देखकर घबरा जाता है और जोर से चिल्लाता है। ट्रेंट की आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं और उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं। ये एक लड़की की डेड बॉडी होती है। सभी को लगता है कि रैपर ने ही इस लड़की को मारा है, क्योंकि इन सबके आने के पहले बस वो दोनों ही यहाँ आए थे और उस आदमी की नाक से खून भी आ रहा था, जिसको देखकर सबको लगता है कि लड़की ने अपने सेल्फ डिफेंस में इसको नाक पर मारा होगा। इसी सबके बीच में रिसोर्ट वाला कपल भी बीच पर आ जाता है। ये लोग रिसोर्ट में कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं आता है। अब इन लोगों में से एक आदमी वहां से वापस चट्टानों के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इन लोगों के साथ आए बच्चे बहुत डर जाते हैं और इनको बहुत भूख भी लग रही होती है।
इसलिए इनके पेरेंट्स इन सभी बच्चों को एक टेंट में ही रुकने के लिए कहते हैं जहां पर ये खाना खाते हैं। और अब जब प्रिसिका अपने बच्चों को देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। प्रिसिका डॉक्टर चार्ल्स से अपने बच्चों को देखने के लिए कहती है। उसे लगता है कि उसके बच्चों पर कोई वायरस का असर है, लेकिन तभी चार्ल्स की उम्रदराज माँ हार्ट अटैक आने से मर जाती है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब प्रिसिका जब अपने बच्चों को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि अब उसके बच्चे मैडॉक्स और ट्रेंट दोनों अपनी उम्र से लगभग 5 साल ज्यादा बड़े लगने लगे थे। साथ ही उनके कपड़े भी अब काफी छोटे हो चुके थे। दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स से चिपक कर रोने लगते हैं, क्योंकि भले ही वो बड़े दिखने लगे हों लेकिन एक्चुअली तो वो अभी भी छोटे बच्चे ही थे। कुछ टाइम के बाद डॉक्टर का कुत्ता भी मर जाता है। ये सब चल ही रहा होता है कि सभी को बिजी देखकर रैपर वहां से भागने की कोशिश करता है। चार्ल्स उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों चट्टानों के बीच में पहुंचते हैं उनका सर भारी हो जाता है और एक अजीब सा उनके सर में प्रेशर क्रिएट होता है और वो दोनों वापस आकर बेहोश हो जाते हैं। बीच पर प्रेजेंट हर एक अब बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गया था। मैडॉक्स और ट्रेंट के साथ साथ डॉक्टर चार्ल्स की बेटी केरा भी अब बड़ी दिखने लगी थी। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि दो के ग्रुप में चट्टानों से बाहर निकलेंगे, लेकिन एक बार फिर से वही होता है और सबके सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद सभी आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी चार्ल्स अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और रेपर के चेहरे पर वार करता है। रेपर का गाल कट जाता है। अब चार्ल्स रेपर से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे लगा कि शायद ये मेरी जान लेने वाला है। चार्ल्स को देखकर लगता है कि जैसे वो कुछ मेंटल है। अब जब रेपर के गाल को चेक करते हैं तो उसका गाल ठीक हो चुका होता है और उस पर बस एक कट का निशान होता है। सबके सब हैरान थे कि आखिर ये कैसे हुआ। रेपर उन लोगों को बताता है, मैं और मेरी दोस्त दोनों को अलग अलग बीमारी थी, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा टाइम साथ में बिताते हैं और इसलिए हम यहाँ आए थे। मैंने उसे नहीं मारा है। अब ये सभी इस जगह से निकलने के बारे में प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी प्रिसिका बेहोश होकर गिर जाती है। चार्ल्स, गाय और बाकी सब देखते हैं कि प्रिसिका का ट्यूमर जो कल तक केवल 2-3 सेंटीमीटर का था अब वो काफी बड़ा हो गया होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्रिसिका के इस ट्यूमर को अभी निकालना होगा, क्योंकि इस ट्यूमर से वो मरने वाली होती है। गाय की परमिशन लेकर चार्ल्स प्रिसिका की सर्जरी शुरू करता है और उसके पेट को चाकू से काटता है, लेकिन उसका कट कुछ ही सेकंड में वापस जुड़ जाता है। अब एक बार फिर से चार्ल्स उसके पेट को काटता है और इस बार बाकी के लोग उसके कट में अपनी उंगलियां फंसा देते हैं ताकि इस बार भी वो कट बंद ना हो जाए। चार्ल्स अपने हाथ को अंदर डालता है और एक खरबूज के साइज का ट्यूमर बाहर निकालता है। थोड़ी देर में प्रिसिका का पेट का जख्म भर जाता है और उसको होश भी आ जाता है और अब वो काफी अच्छा महसूस कर रही होती है। आगे हम देखते हैं कि रास्ता ढूंढते ढूंढते रेपर अपनी दोस्त की डेड बॉडी को देखता है और सबको बुलाता है। सब फटाफट वहां आ जाते हैं और सबका मुंह खुला के खुला रह जाता है, क्योंकि डेड बॉडी की जगह वहां पर बस अब उसका कंकाल ही था। इन सब लोगों में प्रिसिका एक लौती थी जो कि पुरानी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी, क्योंकि वो एक म्यूजियम में काम करती थी। वो सबको बताती है एक लाश को डिकम्पोज होने में लगभग 7 साल का टाइम लगता है, लेकिन ये तो कुछ ही घंटों में डिकम्पोज हो गई है। और अब ये लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि इस बीच पर टाइम अलग तरह से चल रहा है और यहाँ बीतने वाले हर आधे घंटे में जिंदगी का 1 साल गुजर जाता है। और शायद ये सब इस बीच के आसपास की चट्टानों और मिनरल्स के कारण हो रहा होता है। अब तक वो समझ चुके थे कि टाइम की इसी डिफरेंस के कारण ही जब कोई इससे बाहर निकलने जाता है तो उसकी बॉडी पर इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वो उसे सह नहीं पाता है और बेहोश हो जाता है। प्रिस्का देखती है कि वहां दोनों छोटे बच्चे ट्रेंट और केरा नहीं होते हैं। वो लोग उनको आवाज देते हैं। ये दोनों बच्चे टेंट के नीचे होते हैं। पेरेंट्स के बुलाने पर ये दोनों टेंट से बाहर आते हैं। अब तक ये दोनों बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल थी, 16 से 18 साल के हो गए होते हैं। ये एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पेरेंट्स के पास आते हैं, लेकिन इन दोनों को देखते ही इनके पेरेंट्स की सुट्टी कुट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि केरा का पेट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होता है। दरअसल ये दोनों ही बच्चे अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम होती है और अनजाने में केरा प्रेग्नेंट हो गई होती है। उसके पेट का साइज देखकर इनमें से जरीन कहता है कि ये लगभग 5 से 6 महीने की प्रेगनेंसी है। दोनों बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। थोड़ी देर में केरा को लेबर पेन होने लगता है और कुछ ही देर में वो एक बच्चे को जन्म देती है।
बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सभी के मन में जिंदगी के लिए एक विश्वास जागता है और वो उसे लेकर काफी खुश थे। लेकिन वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है और जन्म लेने के 1 मिनट के बाद ही वो भूख से मर जाता है। बच्चे के इस तरह से केवल 1 मिनट में मर जाने से सबके सब गम में डूब जाते हैं। सबसे ज्यादा झटका केरा और ट्रेंट को लगता है। वहीं चार्ल्स के पागलपन के दौरे अब और भी बढ़ने लगते हैं। कभी उसे लगता है कि कोई उसका पॉकेट मार रहा है तो कभी उसे लगता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है। दरअसल चार्ल्स की मेंटल प्रॉब्लम टाइम के बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही होती है। वो अपनी बीवी क्रिस्टल से कहता है, बिना मेकअप के तुम कितनी बदसूरत लग रही हो। क्रिस्टल को अपनी बदसूरती का एहसास होता है। वो तुरंत अपना चेहरा छुपाकर वहां से भाग जाती है। दरअसल क्रिस्टल को कैल्शियम की कमी की बीमारी होती है, इसलिए उसकी बॉडी तेजी से कैल्शियम को खो रही होती है, जिससे उसके चेहरे और बॉडी पर असर अब होने लगा था। थोड़ी देर बाद कपल वाली लेडी कुछ देखती है और जोर से चीख मारती है क्योंकि चार्ल्स रैपर को चाकू से कूद रहा होता है। अब तक चार्ल्स अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है। गाय चार्ल्स से चाकू ले लेता है। अब कपल्स में से जरीन डिसाइड करता है कि वो स्विमिंग करके इस बीच के पास वाले बीच पर जाएगा और सबके लिए हेल्प लाएगा। वैसे पास वाला बीच भी इस बीच से काफी दूर होता है, लेकिन इन लोगों के पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। जरीन समुद्र में जाता है। बाकी का ग्रुप चट्टानों पर हाइकिंग के बारे में डिस्कस करता है, लेकिन चट्टानें बिल्कुल सीधी और बहुत शार्प होती है और साथ ही इन पर चढ़ते चढ़ते चक्कर आने से बेहोश होने के भी चांसेस होते हैं, इसलिए किसी की भी इन पर चढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद समुद्र की लहरों के साथ जरीन लौटता है, लेकिन एक लाश के फॉर्म में। आगे दिखाया जाता है कि केरा और ट्रेंट अपने बच्चे की डेड बॉडी के साथ बैठकर एक दूसरे को दिलासा देते हैं। ट्रेंट रोते रोते वहीं रेत में गड्ढा खोदकर बच्चे को दफना देता है। वहीं दूसरी तरफ केरा चट्टान पर चढ़ाई चालू कर देती है। ट्रेंट और बाकी लोग भी उसको मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है और थोड़ी ऊपर चढ़ने के बाद उसे चक्कर आ जाता है और वो ऊपर से सीधा नीचे गिरती है और उसकी डेथ हो जाती है। केरा की डेथ से ट्रेंट टूट सा जाता है और वहीं कपल्स में से जरीन की डेथ के बाद उसके साथ आई लेडी समुद्र को पार करने की कोशिश करने की तैयारी करी रही होती है कि तभी उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। लेकिन ये दौरा टाइम के बहुत तेज होने के कारण लगातार आते ही जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गाय उसकी डेड बॉडी के पास जाता है, लेकिन वो उसको धुंधली दिखाई देती है। वो प्रिसिका को देखता है तो वो भी उसको साफ साफ दिखाई नहीं देती है। गाय की आंखों की रोशनी काफी कम हो चुकी होती है। वहीं प्रिसिका आवाज पर ध्यान देती है तो उसे पता लगता है कि वो एक कान से बहरी हो चुकी है। दरअसल टाइम बीतने के साथ साथ इन दोनों की उम्र बहुत बढ़ चुकी होती है और बुढ़ापा इन पर हावी होने लगता है, जिसका असर इनकी बॉडी पर अब साफ साफ देखा जा सकता था। शाम को मेडिक्स को चट्टान के पास एक डायरी मिलती है जिसमें कई लोगों की डिटेल होती है। ये समझ जाती है कि उन लोगों के नाम हैं जो इनसे पहले यहाँ आए थे। अब बीच पर केवल कापा फैमिली और डॉक्टर चार्ल्स और उसकी बीवी क्रिस्टल ही जिंदा बचे थे। गाय जैसे तैसे आग जलाता है, पूरी कापा फैमिली यहाँ मौजूद होती है कि तभी चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला कर देता है। वो लगातार बार बार हमला करता है। प्रिसिका बच्चों को वहां से भागने को कहती है। मेडिक्स और ट्रेंड वहां से भाग जाते हैं। तभी प्रिसिका एक जंग लगे चाकू से चार्ल्स पर वार करती है। चाकू लगने के साथ ही चार्ल्स की बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा स्पीड से फैलता है और कुछ ही देर में चार्ल्स की बॉडी पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है और वो तड़पते हुए मर जाता है। दोनों बच्चे मेडिक्स और ट्रेंड यहाँ से भागकर एक छोटी सी गुफा में छुप जाते हैं। ट्रेंड रोशनी के लिए माचिस जलाता है तो रोशनी में उनको क्रिस्टल दिखाई देती है, जो अब बहुत ही ज्यादा भयानक और ज़ॉम्बी के जैसे लग रही होती है। वो इनको रोशनी बंद करने को कहती है और रोशनी बुझाने के लिए पत्थर उठाती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमजोरी के कारण वो पत्थर खुद पर ही गिरा लेती है, जिससे उसकी कंधे की हड्डी टूट जाती है। दरअसल उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, जिसके कारण उसकी बॉडी की सारी बोन्स बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है और उसकी पीठ में कुबड़ भी निकल आया होता है। मेडक्स और ट्रेंड दोनों गुफा के एक छोटे से कोने के अंदर घुस जाते हैं। क्रिस्टल भी गुफा के उस कोने में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन गुफा की दीवार से टकराने से उसकी कमजोर हड्डियां टूटने लगती है और कुछ ही देर में उसकी इतनी सारी हड्डियां टूट जाती है कि वो एक ऑक्टोपस जैसी दिखाई देने लगती है और कुछ ही देर में वो भी तड़प कर मर जाती है। वहीं अगले सीन में हम प्रिसिका और गाय को देखते हैं, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके होते हैं। गाय प्रिसिका से कहता है कि उसने उसके और उसके बॉयफ्रेंड के मैसेजेस पढ़ लिए थे और वो जानता था कि क्यों वो उससे डाइवोर्स लेना चाहती है।
प्रिसिका इन सब के लिए गाय से माफी मांगती है। गाय कहता है कोई बात नहीं, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। मेडिक्स और ट्रेंड भी उनके पास आ जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इन दोनों की भी डेथ हो जाती है। रात गुजरने के बाद अगली सुबह बीच पर बस मेडिक्स और ट्रेंड ही बचे होते हैं। अब तक इन दोनों की उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी होती है। इनके पास यहाँ बाहर जाने का कोई भी रास्ता, कोई भी प्लान नहीं होता है। ट्रेंड मेडिक्स से कहता है हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। मेडिक्स कहती है हाँ बिल्कुल। ट्रेंड कहता है जाने से पहले हम क्यों ना रेत का महल बना लें। और फिर दोनों रेत का महल बनाते हैं। खेलते खेलते ट्रेंड को याद आता है कि रिसोर्ट में इदलिप ने उसको एक कोडेड मैसेज डिकोड करने के लिए दिया था। वो उसको ढूंढ कर लाता है और डिकोड करता है, जिसमें लिखा था माय अंकल डजंट लाइक कोरल। इस मैसेज को पढ़कर ट्रेंड समझ जाता है कि हो ना हो समुंदर के अंदर कोरल से ही कोई निकलने का रास्ता जरूर होगा। वो दोनों एक बार फिर से कोशिश करने का मन बनाते हैं और समुद्र के पानी के नीचे कोरल के पास जाते हैं, जहां इनको एक रास्ता नजर आता है। ये दोनों उसमें से जाने लगते हैं कि तभी मेडिक्स का कपड़ा कोरल में फंस जाता है। अब अगले सीन में हम उस वैन ड्राइवर को देखते हैं जो इन लोगों को बीच पर छोड़ने आया था। वो इस बीच के सामने की पहाड़ी पर बैठकर कैमरे से इन सब पर नजर रख रहा होता है। वो मेडिक्स और ट्रेंड के पानी में जाने के बाद से लगातार इनको देखता है और कुछ देर बाद फोन लगाता है और कहता है ट्रायल 73 के आखिरी बच्चे लोग भी मर गए हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन पूरा हुआ, रिसर्च साथ लेकर सीधा बेस पर आओ। और फिर वो अपना सामान लेकर उसी वैन से वहां से वापस रिसोर्ट के पीछे पहुंचता है, जहां पूरी रिसर्चर की टीम रिसर्च में लगी होती है। ये पूरा सेटअप और रिसर्च का काम वॉरेन एंड वॉरेन नाम की कंपनी देख रही होती है, जिसने इस अनोखे बीच को खोजा होता है और रिसोर्ट मैनेजर इस सब को मैनेज कर रहा होता है। एक्चुअली में रिसोर्ट केवल लोगों को फंसाने के लिए बनाया गया होता है। इसका असली मकसद तो बस लोगों पर अपनी ड्रग्स का रिसर्च करके जल्दी से उसका रिजल्ट जानना होता है, क्योंकि इस बीच में टाइम बहुत तेज होता है। इसलिए रिजल्ट कुछ ही घंटों में इनको मिल जाता है, जिससे ये सालों की रिसर्च कुछ ही घंटों में कर पा रहे होते हैं। और इसलिए ये ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लाते हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है, जिस पर इनको अपनी ड्रग्स का ट्रायल करना होता है। और जब किसी ड्रग में ये लोग सक्सेस हो जाते हैं तो उनको सेल करके वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी मिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है। अब आगे हम देखते हैं कि रिसोर्ट मैनेजर सभी से ट्रायल 73 में मारे गए लोगों के लिए मौन रखवाता है और फिर वो अपनी टीम को बताता है कि इस बार हमें एक ड्रग में सक्सेस मिली है, जिसका डिटेल एक साइंटिस्ट सबको बताता है। वो बताता है कि इस ग्रुप में एक लेडी को मिर्गी की बीमारी थी, लेकिन हमारे ड्रग को लेने के बाद उसको बीच पर पूरे 8 घंटे तक कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा होता है। यानी इस लाइलाज बीमारी पर हमारी ड्रग बहुत इफेक्टिव रही है और एक्चुअल टाइम में वो पूरे 16 साल तक ठीक रही है। इसके बाद ये सभी अगले ट्रायल की तैयारी में जुट जाते हैं। एक बार फिर रिसोर्ट मैनेजर नए गेस्ट का वेलकम करता है और एक लेडी उनके लिए बनाई गई स्पेशल ड्रिंक लेकर आती है, लेकिन तभी अचानक इस लेडी को कोई धक्का मारता है और ड्रिंक्स गिर जाती है। ये ट्रेंड था। ट्रेंड और मेडिक्स सबको चिल्ला चिल्ला कर अपना और अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जिससे सभी इस रिसोर्ट में चल रहे इस कोरक धंधे के बारे में जान जाते हैं। ट्रेंड यहाँ आने से पहले एक पुलिस ऑफिसर को वो डायरी दे चुका होता है जो उनको बीच पर मिली होती है, जिसमें उस बीच पर गए लोगों की कंप्लीट डिटेल होती है। ऑफिसर इस डायरी में लिखे नामों की डिटेल ऑफिस में पता लगवाता है तो उसे पता चलता है कि ये सभी लोग मिसिंग होते हैं। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और यहाँ आकर सब कुछ सीज कर देती है और रिसोर्ट मैनेजर के साथ उसकी पूरी की पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी को कोर्ट से समन जारी कर दिया जाता है। और यहाँ से जाने से पहले ट्रेंड अपने दोस्त इदलिप से भी मिलता है। एंड इन द एंड ऑफ द मूवी ट्रेंड और मेडिक्स को उनकी आंटी के पास भेज दिया जाता है। आई होप आपको मूवी की समरी एंड एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बी हैप्पी, बी कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।